नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतियोगिता वर्ल्ड में। आज पॉलिटी की क्लास के सीरीज में यह क्लास सिटीजनशिप पर आधारित है। इसमें हम नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें नागरिकता क्या है, तो किसी देश और व्यक्ति के बीच के संबंध को नागरिकता के माध्यम से समझा जा सकता है। अर्थात जिस प्रकार से किसी परिवार में रहने वाले लोगों को उस परिवार का सदस्य कहा जाता है, उसी तरीके से किसी देश के नागरिकों को उस देश का सदस्य कहा जा सकता है। तो किसी राष्ट्र और व्यक्ति के बीच के संबंध को नागरिकता से हम जान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, देश में रहने वाले लोग दो तरीके के होते हैं। हमारा जो इंडिया है, इसमें दो तरीके के लोग रहते हैं। किसी भी देश में दो तरीके के लोग रहते हैं। एक होते हैं निवासी और एक होते हैं नागरिक। निवासी और नागरिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि कोई व्यक्ति जो बाहर किसी दूसरे देश से आकर के केवल इंडिया में रहता है, जैसे कोई व्यक्ति है यूके का, इंग्लैंड का, आकर के इंडिया में रह रहा है, वो इंडिया का केवल निवासी है, नागरिक नहीं है। हालांकि वो भी एक प्रक्रिया के माध्यम से एक समय के बाद प्रक्रिया को फॉलो करते हुए वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, यदि मापदंडों पर खरा उतरता है तो। और नागरिक जो पहले से ही यहाँ रह रहा है, जिसका अपना मूल निवास यहाँ पर है, जिसका परमानेंट एड्रेस इंडिया है, वह नागरिक होता है। अब बात समझ में आती है कि ना क्या नागरिक और निवासी में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, तो निवासियों के मौलिक अधिकार कम होते हैं, निवासियों के मौलिक अधिकार कम होते हैं और नागरिकों के मौलिक अधिकार ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब सीधी सी बात है, यदि आपका परिवार है तो आपके परिवार के माध्यम से आपके परिवार सदस्य को ज्यादा तवज्जो दिया जाएगा और उसी का संरक्षण किया जाएगा, बचाव किया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो दूसरों पर भी लागू होती हैं। उसी तरीके से हमारा राष्ट्र अपने राष्ट्र के सदस्यों को, अपने राष्ट्र के नागरिकों का कल्याण करने के लिए अग्रसर होता है। हालांकि कुछ ऐसे अधिकार हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, अगर कोई विदेशी यहाँ करके रहता है, उसका जीवन का अधिकार बना रहता है, भले वह नागरिक हो या फिर निवासी हो। लेकिन मौलिक अधिकार नागरिकों के ज्यादा होते हैं और निवासियों के कम होते हैं। अब नागरिकता क्या है, मैंने बताया। नागरिक जो होता है उसको नागरिकता इंडिया की मिली ही होती है। नागरिकता एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम देश या राष्ट्र और उस व्यक्ति के बीच के संबंध को आंक पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, इसका मतलब वह भारत का सदस्य है, इसका मतलब वह भारत का अपना नागरिक है, कहीं से आया नहीं हुआ है, आकर के भी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति भारत में जन्मा नहीं है, किसी विदेश से किसी दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है। चलिए, तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। देश में रहने वाले लोग दो टाइप के होते हैं, निवासी और नागरिक। और निवासियों के अधिकार कम होते हैं, नागरिकों के अधिकार ज्यादा होते हैं। अब हम समझते हैं कि नागरिकता क्या है। बात समझिएगा, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को जो है आजाद हुआ और इसी समय हमारा देश दो पार्ट में बट गया। एक पार्ट है पाकिस्तान और एक पार्ट हो गया इंडिया। तो जब हमारा देश दो भागों में बट गया तो कुछ लोग इंडिया से पाकिस्तान आने लगे और कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया जाने लगे और यह सिलसिला चलता रहा, आवागमन का सिलसिला चलता रहा। लेकिन इससे असुविधा उत्पन्न होने लगी। जब असुविधा उत्पन्न होने लगी तो 19 जुलाई 1948 को सरकार के द्वारा परमिट व्यवस्था लागू किया गया, परमिट सिस्टम लागू किया गया। क्योंकि बहुत बड़े मात्रा में लोगों का आवागमन होता था तो एक प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न हो रही थी। और देश के विभाजन से संबंधित चीजें जो है 1 मार्च 1947 से ही जो है विवाद शुरू हो गया था, दंगा फसाद होना शुरू हो गया था देश के बंटवारे को लेकर के। ठीक है, आवागमन हो ही रहा था, काफी दिनों तक हुआ। 19 जुलाई 1948 को जो है परमिट व्यवस्था लागू किया गया कि अब पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान वही आवागमन कर पाएगा जिसके पास सरकार से सहमति होगी। बगैर सरकार की सहमति से या स्वीकृति से कोई आवागमन नहीं कर पाएगा। फिर हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और जब संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें नागरिकता से संबंधित विधिवत प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों को हमें अब देखने की जरूरत है।
तो चलिए अब हम जो है हमारे संविधान में जो नागरिकता से संबंधित कानून का वर्णन है उसको हम देखते हैं। ठीक, हमारे संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान है। इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें टोटल अनुच्छेदों की संख्या है 7। अब ध्यान समझिएगा, हमारे संविधान में भाग 2 में जो नागरिकता का प्रावधान किया गया है वहां पर एकल नागरिकता, जो कि यूके ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, जिसका मतलब होता है राज्य और देश की अलग अलग नागरिकता जरूरी नहीं है। हमारे इंडिया में एक ही नागरिकता पर्याप्त है, केवल देश का नागरिक होना जरूरी है, अलग अलग राज्यों की नागरिकता हमें जरूरी नहीं है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में कोई व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होने के साथ साथ वो अपने राज्य का भी नागरिक होता है, जैसे कि न्यूयॉर्क में रहा है वो, या कैलिफोर्निया में रह रहा है, या अलास्का में रह रहा है, तो वो अपने अपने राज्य के भी नागरिक होते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में केवल देश का नागरिकता होता है, सिंगल, हमारे यहाँ एकल नागरिकता है। ठीक है, अब इसमें से देखिए 5 से लेकर के आपके 8 तक जो नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 8 तक आपको ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ तो 5 से 5, 6, 7, 8 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो बताते हैं कि संविधान के लागू होने के समय कौन से व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे। मतलब जब संविधान हमारा लागू हुआ उस समय किन किन व्यक्तियों को भारत का नागरिक माना जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इंडिया से पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान से इंडिया चले आए, कुछ लोग ऐसे थे ये पता लगा वो विदेश चले गए, विदेश में रह रहे हैं लेकिन उनका जन्म स्थान यही इंडिया ही है, तो किनको नागरिक माना जाए। अब ये 5 से लेकर के 8 तक के अनुच्छेद बताएंगे कि इस डेट पे कौन से व्यक्ति इंडिया के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 9 जो है ये लॉस ऑफ सिटीजनशिप के बारे में है। अनुच्छेद 9 कहता है यदि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार की जाती है उसकी इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी, इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाती है। अनुच्छेद 10 और 11 ये संसद को अधिकार और शक्ति प्रदान करते हैं कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बनाए। ध्यान दीजिएगा, हमारे देश में आरबीएम को सिटीजनशिप से संबंधित कानून बनाने का अधिकार नहीं है। इन सभी अनुच्छेदों को हम 3 पार्टों में बांटे हुए हैं। 5 से लेकर के 8 तक ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ कौन से व्यक्ति नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 9 कहता है लॉस ऑफ सिटीजनशिप, कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है उसकी यहाँ की नागरिकता स्वतः खत्म हो जाती है। 10 और 11 संसद को अधिकार प्रदान करते हैं कि वह नागरिकता के संबंध में कानून बनाए। अब चलिए देखते हैं, ध्यान समझिएगा। अनुच्छेद जो 5 है, अनुच्छेद 5 कहता है इस डेट पर वह व्यक्ति नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास हो। अनुच्छेद 6 कहता है इस डेट पर वह व्यक्ति नागरिक होगा जो पाकिस्तान से भारत आ गया हो, भारत आया हो। अनुच्छेद 7 यह कहता है कि इस डेट पर वह व्यक्ति नागरिक होगा जो भारत से पाकिस्तान चला गया हो अनुच्छेद 8 यह कहता है वह व्यक्ति नागरिक होगा जो इस डेट पर भारत से बाहर रह रहा हो।
अब ध्यान समझने वाली बात यहाँ पर है, थोड़ी सी चीजों को मैं यहाँ मिटा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान समझिए, 7 अनुच्छेद हैं, सातों अनुच्छेदों में अलग अलग, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट हमारा 5 से लेकर के 8 तक है, जो बताता है कि भारतीय संविधान लागू होने के समय किस व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाएगा। 9 कहता है यदि कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करता है, उसकी इंडिया की नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। 10-11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का, लॉ बनाने का अधिकार केवल संसद को है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखते हैं कि इस डेट पर 26 जनवरी 1950 को किस व्यक्ति को नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 5 कहता है जिसका भारत में अधिवास है वो भारत का नागरिक होगा। लेकिन क्या अधिवास मतलब जो परमानेंट, जिसका एड्रेस इंडिया ही हो, जिसका परमानेंट घर इंडिया में हो। लेकिन क्या बहुत सारे प्रकार के ऐसे लोग थे जो कि विदेशी थे। जब देश हमारा बटा, अंग्रेजों का शासन खत्म हुआ, बहुत सारे अंग्रेज ही इंडिया में रुक गए थे, उनका घर यहाँ था, परमानेंटली रुक गए थे, तो क्या वो उन सभी को नागरिक मान लिया जाएगा? नहीं, इसके लिए भी शर्त है। अधिवास होने का मतलब जिनका परमानेंट घर इंडिया में हो, उनका कोई सोच भारत से बाहर जाने का ना हो, ना उन्होंने कभी आवागमन किया हो। अब समझिए, इसके लिए 3 शर्त है। या तो उसका जन्म, उस व्यक्ति का स्वयं का जन्म इंडिया में हुआ हो, या उसके माता या पिता में से किसी का जन्म इंडिया में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 को वह 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, तब उसको अनुच्छेद 5 के तहत इस डेट पर नागरिक माना जाएगा। फिर से बता दे रहा हूं, जिसका भारत में अधिवास हो, मतलब जिसका परमानेंट घर इंडिया में हो, वो अपने आप का परमानेंट एड्रेस इंडिया ही बताता हो कि मेरा घर इंडिया में ही है, ठीक है। तो उसके लिए 3 शर्त है। या तो उसका स्वयं का जन्म इंडिया में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी का जन्म इंडिया में हुआ हो, या 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब उसको इंडिया में रहते हुए 5 साल हो चुका हो, ठीक है। दूसरा अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आया हुआ हो। लेकिन इसके लिए भी शर्त है, इसके लिए 2 शर्त है। या तो उसके तीन पीढ़ी में से, या तो वो स्वयं, या उसके माता पिता, या उसके दादा दादी, 3 पीढ़ी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। या तो वह 19 जुलाई 1948 से पहले आया हो, से पहले इंडिया में आ गया हो। अब ध्यान दीजिएगा, 19 जुलाई 1948 क्या है? जब परमिट व्यवस्था को लागू किया गया, मतलब उसके बाद भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से भारत आने के लिए परमिट जरूरी होता था, स्वीकृति जरूरी, सरकार की सहमति जरूरी होती थी। तो पाकिस्तान से भारत आया हुआ व्यक्ति इस डेट को वही नागरिक माना जाएगा जिसमें 2 शर्तों में से कोई एक शर्त हो। या तो उसके 3 पीढ़ी में से उसका स्वयं का जन्म, उसके माता पिता का जन्म, या उसके दादा दादी में से किसी का जन्म इंडिया में हुआ हो, या तो ये हो, या तो फिर वह 19 जुलाई 1948 के पहले आया हो, ठीक है। तब वो अनुच्छेद 6 के तहत इस डेट पर इंडिया का नागरिक माना जाएगा। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान चला गया हो वह व्यक्ति भी नागरिक होगा। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? उसके लिए शर्त यह है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद गया हो, के बाद पाकिस्तान गया हो, और 26 जनवरी 1950 के पहले आ गया हो। यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947, उस समय दंगा फसाद की तिथि यही है कि 1 मार्च 1947 से दंगा फसाद शुरू हुआ था, उसके बाद वह उसी दंगा फसाद में चला गया हो पाकिस्तान, लेकिन 26 जनवरी 1950 के पहले इंडिया वापस आ गया हो। अब उनके लिए व्यवस्था क्या है कि 7 के तहत उनको मिलेगा इंडिया की नागरिकता इस डेट पर, जब भारत से बाहर, मतलब पाकिस्तान जाने वाला व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति 26 जनवरी 1950 के पहले लौट आए, और लौटने के बाद उनको केवल यही काम करना पड़ता था कि जब वो लौटते थे उनको 6 महीना इंडिया में रहने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था नागरिकता का। बस उनको नागरिकता 7 के तहत मिल जाएगा, ठीक है। अब 8 के तहत, जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ
उस समय कुछ व्यक्ति ऐसे थे जिनका पूरा घर परिवार यहीं इंडिया में था, लेकिन वो कहीं बाहर चले गए थे रहने के लिए, वो भी नागरिक हो सकते थे, उनको भी नागरिकता दिया गया, लेकिन उसके लिए भी शर्त था, या तो स्वयं का व्यक्ति का जन्म इंडिया में हुआ हो, या उसके माता या पिता में से किसी का जन्म इंडिया में हुआ हो, तब वह व्यक्ति बाहर रहते हुए भी अनुच्छेद 8 के तहत, भारत से बाहर रहते हुए भी अनुच्छेद 8 के तहत उसको इंडिया का नागरिक माना गया। आप ध्यान समझिएगा, अनुच्छेद जो 9 है ये लॉस ऑफ सिटीजनशिप, ये बताता है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे जा सकती है। तो किसी व्यक्ति की जो नागरिकता है वो अगर आप स्वयं किसी दूसरे राष्ट्र का नागरिकता स्वीकार करते हैं तो आपको चला जाएगा, ठीक है। ये तो एक हुआ। अनुच्छेद 10 कहता है कि संसद विधि के उपबंधों के अधीन ही किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। सरकार नियमतः किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है, ऐसे किसी भी अधिकारी द्वारा नागरिकता छीनने का कार्य नहीं किया जाता है। 11 नागरिकता के संबंध में केवल कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अब यहाँ जो 10 है, जो अनुच्छेद 10 है, वो कहता है किसी व्यक्ति की नागरिकता केवल 3 तरीके से छीनी जा सकती है, ठीक है। 3 तरीके से नागरिकता का अंत हो सकता है। कितने तरीके से? 3 तरीका। कौन कौन सा? या तो वो स्वयं छोड़ दे, या तो स्वयं परित्याग कर दे, ठीक है, तो वो स्वयं परित्याग कर दे, या तो दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार कर ले, स्वीकार कर ले, तब अपने आप खत्म हो जाएगा 9 के तहत, ठीक है। कि 10 कहता है किसी व्यक्ति की नागरिकता का अंत 3 तरीके से हो सकता है, या तो उसका स्वयं परित्याग कर दे, स्वयं नागरिकता छोड़ दे, ठीक है, या दूसरे देश की नागरिकता जो है स्वीकार कर ले वो, तब उसका खत्म हो जाएगा, या सरकार द्वारा उससे नागरिकता छीना जाए, सरकार द्वारा उससे नागरिकता छीन लिया जाए। अब सरकार के द्वारा नागरिकता छीनने का कुछ ही कारण हो सकता है, जैसे कि यदि आप भारत के नागरिक हैं और लगातार 7 वर्ष से किसी दूसरे देश में रह रहे हैं, तब आपसे सरकार आपसे नागरिकता छीन लेगी। यदि आप संविधान के प्रति अनिष्ठा रखते हैं, संविधान को आप नहीं मानते हैं, तो सरकार आपसे आपकी नागरिकता छीन सकती है, ठीक है। यदि आप युद्ध के समय पर शत्रु देश की आप जो है सहायता करते हैं, तब भी सरकार आपसे नागरिकता छीन सकती है, ठीक है। इस प्रकार की स्थितियों में सरकार आपसे नागरिकता आपकी छीन सकती है, क्योंकि 6 आधार होते हैं। 11 जो अनुच्छेद 11 है वो सरकार को, संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, और उसी 11 के तहत सरकार ने 1955 में एक नागरिकता अधिनियम पारित किया, और उसी अधिनियम में बताया कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है कितने तरीके से नागरिकता पा सकता है। तो 5 तरीके से नागरिकता पा सकता है। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि 5 से 8 ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन से व्यक्ति नागरिक माने जाएंगे। अब ये जो 11 अनुच्छेद 11 के माध्यम से 1955 में एक नागरिकता अधिनियम बनाया गया है, वो कहता है कि 5 तरीके से कोई व्यक्ति इंडियन नागरिकता प्राप्त कर सकता है। उसके बारे में मैं कल चर्चा करूंगा कि कोई व्यक्ति वो 5 तरीके क्या हैं जिससे इंडिया की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो अगली क्लास में फिर नागरिकता के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।